हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। मारा हरियाणा में सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर यह है कि लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विरोधियों पर बड़ा पलटवार किया है। अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के आरोपों पर यह पलटवार उनकी तरफ से किया गया। कहा कि ये लोग कोर्ट तक नहीं जाते थे। एसवाइएल के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा था कि अब गेंद अधिकारियों के पाले में डाल दी, क्योंकि हरियाणा सरकार चाहती ही नहीं कि एसवाइएल के मसले का हल निकले। इन्हीं आरोपों पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ये पलटवार। कहा कि ये लोग जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो कोर्ट में पेशी पर सुनवाई पर जाते ही नहीं थे। इन्होंने अपने राज में क्या किया, ये सवाल भी दागा है। साथ ही कहा क्यों हल नहीं किया गया एसवाइएल का मुद्दा। कोई आज का मुद्दा तो है नहीं, दशकों से ये मुद्दा है। सरकारें आई और गई, लेकिन बाकी सरकारों ने अभी तक क्या किया था। बीजेपी के प्रयास से कि सुप्रीम कोर्ट में एसवाइएल का केस हरियाणा जीत पाया। एसवाइएल को लेकर अभय सिंह चौटाला ने और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये इस मामले को लटकाना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार के हाथ मिले हुए एक ही बात है, ये चुनाव है, इस मामले को लटकाना चाहते हैं, हल चाहते ही नहीं है। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ये लोग ये ऐसी बातें बोलते हैं, इनको खुद पे हंसी नहीं आती कि तुम क्या बोल रहे हो। तो तुम्हारा भी तो समय था, तुम तो कसी भी लेके गए थे और लोग की गोरी पाड़ का आगे। तुम्हारे दोनों की सरकारें रही हैं, दोनों लोगों ने राज किया है। तुम बताइए भाई, तुमने इस पे क्या कदम उठाया। कोर्ट में तारीख तक पे नहीं जाते थे ये लोग, ये तो इनकी हालात थी। जब हम बने, हमारे समय में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। वही कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हक में फैसला दे दिया, उसके बाद क्या रह गया। हमने अर्ली रिंग हमने लगवाई, तुमने नहीं लगवाई थी। हमने कहा कि हमारा किसान मर रहा है, 3 लाख फीट एकड़ पानी की वजह से हमारे प्रदेश के किसान की हालात पतली, उसको पानी चाहिए भाई, और इसलिए वो पानी मिले, उसके लिए हम लोगों ने अर्ली रिंग की दरखास्त की। हम लोग कोर्ट में गए, हमने तथ्य रखे, और तथ्य रखने के बाद माननीय कोर्ट ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद राजनीतिक परिस्थितियों से ये अनुभव नहीं रखते क्या, फिर तो इसका मतलब ये कहाँ सोए हुए हैं। अगर जिनको राजनीतिक सिचुएशनों का और उसकी हलचल का नहीं पता है, तो खाली बात बोलने से थोड़ी नहीं, एक भाई वाह वही लूटने के लिए आए, दुनिया को बोले समझ रहे हो क्या। जिन लोगों को तुमने ये बातें बताए ना, वो तुमसे भी ज्यादा सियाने हैं, उनको पता है तुम क्या बोल रहे थे, बोले कुछ नहीं सुनते। वो लोग इनके फिर पक्ष में क्यों नहीं आके खड़ा होता कोई भी, बहुत आह्वान करते। देखिए नतीजा क्या है, किसी चीज को संवाद के जरिए, कानून के जरिए, आपसी भाईचारे के जरिए इस चीज को नजदीक लेके आना होता है। इनकी मीटिंग भी नहीं होती थी, इनके तो बुलाने से दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री तक भी नहीं बैठते थे तो क्या बोलते थे। आज धीरे धीरे करके बात कहाँ चली गई है। उधर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने पेंशन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, बुजुर्गों की पेंशन काटने का षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस सरकार में हुड्डा और भजन लाल ने कुछ इसी तरीके से कैंची चलाई। अब रही सही सारी कसर बीजेपी ने पूरी कर दी। आय की शर्त लगाकर बुढ़ापा पेंशन बंद करने के सरकार के फैसले के विरोध में इनेलो 20 फरवरी को पंचकुला में धरना प्रदर्शन कर सरकार को मजबूर करेगी कि बुजुर्गों की काटी हुई पेंशन फिर बहाल की जाए। आपको बता दें 20 फरवरी को ही हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है और इसी दिन इनेलो ने धरना प्रदर्शन और चंडीगढ़ कूच का ऐलान कर दिया है। वह कार्यकर्ता है, उसके पास जोश बहुत है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की कमी रहती है। मैंने आपने अगर सुना होगा तो मैं तो उसके अंदर खुल के कहता हूँ कि बुजुर्ग बैठे हैं आपके साथ। बुजुर्ग इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो भी इस प्रदेश के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रदेश के भविष्य के लिए आज के दिन घूम रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए जी, जब कोई गाँव का बुजुर्ग आदमी सामाजिक काम करता है, उसको कोई लाभ मिलता है? उससे कोई लाभ नहीं मिलता। और जननायक चौधरी देवीलाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा के हर बुजुर्ग को पेंशन भी मिलती है। लेकिन फिर भी वो वहाँ बैठने के लिए वो मौजूद क्यों हैं? क्योंकि उनके मन में आज भी ये दुख है कि यार मेरे प्रदेश का युवा आज अगर परेशान है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मार्गदर्शन तो देखो जी, हमें हमारे बड़ों ने दिया है।
कि इस प्रकार से धैर्य से सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हम इनसे सीखते हैं, संघर्ष इन्होंने करा है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस रिजल्ट पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर इस बार वार। कहा युवाओं के भविष्य को बीजेपी ने बुलडोजर से रौंद दिया। सीएम को प्रदेश के युवाओं में काबिलियत नजर नहीं आती। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1711 पोस्ट पर 7 साल बाद भर्ती की केवल 39 अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। भाजपा ने एचपीएससी नहीं, युवाओं की रिजेक्शन पॉलिसी लागू की। नायब सैनिक परीक्षा पर चर्चा पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के युवाओं को रोजगार योग्य मानने से इनकार कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है। में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को अधर में छोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा के युवक और युवतियों के भविष्य को बीच चौराहे बुलडोजर से रौंदा जा रहा है, उसके लिए अब जिम्मेवारी तय करने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि एचपीएससी और एचएसएससी हरियाणा के युवाओं का रिजेक्शन कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन नहीं। क्योंकि भाजपा की सरकार को, श्रीमान नायब सैनी को हरियाणा के युवाओं के अंदर कोई गुण, कोई शिक्षा, कोई हुनर, कोई काबिलियत नजर ही नहीं आती। 10-10 साल भर्तियां चलती हैं और उसके बाद हरियाणा के किसी युवा को भर्ती के योग्य ही नहीं माना जाता। जो कल रिजल्ट आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसने तो पूरे हरियाणा के बच्चे बच्चे को चौंका दिया। 2019 में यह इश्तहार निकाला, फिर इसे री इश्तहार निकाला, 2026 में भर्ती हुई। 1171 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट हैं। 5100 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 1171 में से भर्ती कितने हुए? मात्र 39। और रिजेक्ट कितने हुए? 5061। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिजल्ट है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। आप हरियाणा के युवाओं को हर रोज बहकाते हैं नायब सैनी जी। खट्टर साहब ने और आपने हरियाणा के युवाओं को बरगलाने को प्रोफेशन बना लिया है। कभी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम पर, अगर और छोटी पोस्ट हो तो सीईटी के नाम पर। 6-7 साल बाद सीईटी का एग्जाम हुआ। इसी प्रकार से अब कह दिया कि एचसीएस हो या दूसरी क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट हो, पेपर पैटर्न यूपीएससी की तर्ज पे होगा। तो अब पेपर पैटर्न के नाम पर भर्ती कभी होगी ही नहीं। तो बोल दीजिए ना कि ये लॉलीपॉप जो भर्ती का है वो 2029 के चुनाव से 6 महीने पहले ही मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं, लॉलीपॉप दे रही है बीजेपी। चौथा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपने ये किया था। 600 से ज्यादा पोस्टें थी, हजारों बच्चों ने अप्लाई किया, भर्ती हुए केवल 151। क्या हरियाणा में कोई ऐसा लड़का या लड़की नहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एचसीएस, पीजीटी उन नौकरियों को पा सके? एससी और बीसी के हमारे बच्चों का और बुरा हाल किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों का और बुरा हाल किया। बीजेपी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रैफिक जाम खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद, फरीदाबाद में जाम में फंसे विधायक इसके बाद खुद उन्होंने मोर्चा संभाला और ट्रैफिक जाम खुलवाने लग गए। सतीश फगना यहां गुजर रहे थे यहां से, और तभी सड़क पर बहुत लंबा जाम लग गया और वो खुद भी इस जाम में फंस गए। लेकिन बीजेपी विधायक खुद अपनी कार से नीचे उतरे। करीब पौने 1 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्रैफिक को खुलवाया। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर वो इस वीडियो में गाड़ियों को वहां से निकालते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम पाली रोड पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बाद जब जाम खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया तो विधायक सतीश फगना खुद ही गाड़ी से बाहर निकल कर आ गए। विधायक खुद सड़क पर उतरे, जाम खुलवाने लगे। इस दौरान वो कुछ गाड़ियों को रोकते और निकालते हुए इस वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। ये 4 तारीख की रात की बात है, 4 की बात है। उस दिन कई शादियां थी, जैसे अंदर से गाड़ियां निकलती हैं तो वो जो ना कई बार उल्टे सीधे निकाल के ले जाते हैं, जिनके कारण
वो ट्रैफिक स्लो होता, स्लो के बाद फिर वो जाम हो जाता, जाम में तब्दील हो गया था वो। उसके बाद जैसे जाम लगना चालू कर दिया तो लोग जो है ना रॉन्ग साइड से आना चालू कर दिए, 3-3 4-4 लाइन बना दी। जब रॉन्ग साइड से आएंगे तो इधर की गाड़ी जाएंगी कहाँ, इस वजह से फिर जो है मैंने वहाँ पूरे ट्रैफिक उनको पुलिस को बुलाया, चौकी वाले भी थे। खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई और ये बड़ी खबर है हिमाचल के लिहाज से, जहां पर सुक्खू सरकार बजट सेशन बुलाना चाहती थी, विशेष सत्र भी बुलाना चाहती थी, जहां पर राज्यपाल ने उनको तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने आरडीजी पर चर्चा के लिए सत्र बुलाना था। 17 फरवरी को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। राज्य सरकार ने लोक भवन को प्रस्ताव भेजा था। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने विशेष सत्र की बजाय कहा कि बजट सत्र ही बुलाया जाए। ये सुझाव दिया गया राज्यपाल की तरफ से, जिसमें आरडीजी के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती, जबकि सरकार ये चाहती थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें आरडीजी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए एक कोई बड़ा फैसला लिया जाए। शिमला से हमारे सहयोगी योगराज जुड़ गए हैं। योगराज, काफी बड़ा मुद्दा था ये और सरकार जिस तरीके से चाह रही थी कि इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने इनकार किया है। इसका हम राजनीतिक मतलब भी समझना चाहते हैं और हिमाचल के लिहाज से, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, पहले से ही माली हालत प्रदेश की है और अब एक और बड़ा झटका केंद्र ने दे दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि एक विशेष सत्र बुलाकर आरडीजी के मुद्दे पर चर्चा की जाए और एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए जिसमें बहाली की मांग जो है वो की जाए, जिसमें विपक्षी के जो विधायक हैं वो भी सहमति अपनी जताएं। इस तरह का ये प्रपोजल जो है वो भेजा गया था गवर्नर को, लेकिन फिलहाल गवर्नर ने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि बजट सत्र का ये समय रहता है, फरवरी के महीने में अमूमन बजट सत्र शुरू हो जाता है, तो ऐसे में राज्यपाल की तरफ से ये सलाह दी गई है कि विशेष सत्र के बजाय सरकार बजट सत्र बुलाए। उस दौरान जो है इस मुद्दे को लेकर जो है सदन के भीतर चर्चा की जाए, पक्ष और विपक्ष इसमें हिस्सा ले और हिमाचल प्रदेश के लिए जो बेहतर हो सकता है उस पर जो है वो दोनों पक्ष और विपक्ष मंथन करे। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि राजनीतिक तौर पर यहाँ पर बीजेपी की जो हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं या सांसद जो केंद्र में है उनको निशाने पर लिया जाए पूरे मामले को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से आरडीजी को बंद किया गया है 17 राज्यों के लिए, हिमाचल प्रदेश के सांसद साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल हिमाचल के लिए ये फैसला नहीं हुआ है, ऐसे में सभी राज्यों के लिए ये फैसला हुआ है और हिमाचल की जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सरकार है वो लोगों को गुमराह कर रही है पूरे मामले को लेकर, राजनीति इसमें हो रही है, इस तरह का बीजेपी सांसदों की तरफ से कहना है। जबकि सरकार कह रही है कि यहाँ पर यह भी जानना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है कि जब ये पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम आर्थिक हालात जानते हैं हिमाचल प्रदेश की और जो प्राकृतिक आपदाएं हर साल और ज्यादा कमर तोड़ देती है प्रदेश की आर्थिक स्थिति की, उसके बाद जब इस तरह से केंद्र कोई फैसला करता है, चाहे बाकी 16 राज्य और इसमें शामिल हो हिमाचल को छोड़कर, तो यहाँ पर क्या विपक्ष का साथ इस मुद्दे पर नहीं मिल रहा है सरकार को? क्योंकि विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये हमारे साथ नहीं हुआ है, बाकी राज्यों के साथ भी हुआ है, लेकिन हिमाचल की स्थिति को देखते हुए भी क्या साथ नहीं मिल रहा? जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से इसमें साफ तौर पर ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियां दी थी, कई उसमें बड़े ऐलान किए गए थे, ओपीएस की बात कर लें या महिलाओं को 1500 रुपए या 300 रुपए की जो घोषणाएं की गई थी, उसके लिए केंद्र जो है वो मदद नहीं देगा। इस तरह का बीजेपी का यहाँ पर कहना है कि सरकार अपने दम पर गारंटियों को पूरा करे, क्योंकि लगभग 192 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें 90-10 के देशों से केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को आर्थिक मदद देती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर मदद दी जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अपनी चुनावी जो गारंटियां हैं उनको पूरा करने के लिए केंद्र के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है। और ऐसे में जो आरडीजी को लेकर जिस तरह से लगभग 1952 से ये आरडीजी प्रदेशों को मिलती आई है, अलग अलग प्रदेशों को, और साफ तौर पर क्योंकि जो 16वां वित्त आयोग है, वो जब हिमाचल प्रदेश का दौरा 16वां वित्त आयोग की टीम ने किया था तो साफ तौर पर कहा था कि जो फ्रीबीज का जो कल्चर है इसको जो है वो बंद किया जाए। हिमाचल प्रदेश हो या अन्य राज्यों में भी इस तरह की बात निकलकर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि फ्रीबीज का जो कल्चर है उसको सरकारें बंद करें और आर्थिक तौर पर अपने संसाधनों को बढ़ाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरह से देश बढ़ रहा है, राज्य भी इस कदम में आगे बढ़े और आत्मनिर्भर जो है वो राज्यों को बनाए।
तो इस दिशा में ये वित्त आयोग की सिफारिशें हुई हैं, जिसके बाद आरटीजी बंद हुई है। ये तर्क जो है बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, और साफ तौर पर बीजेपी ये भी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से फिजूल खर्ची की जा रही है, निगमों बोर्डों के चेयरमैन लगाए जा रहे हैं, सरकार जो है वो नई नई गाड़ियां खरीद रही है, ऐसे में फिजूल खर्ची अगर सरकार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार की गुंजाइश जो है हमेशा रहती है। योगराज, एक आखिरी सवाल आपसे, ये तो रही पक्ष विपक्ष की बातें, लेकिन जनता के बीच इस फैसले को लेकर क्या राय शुमारी है? जनता को यह फैसला कैसा लगा है? देखिए, साफ तौर पर जनता उलझन में है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, अचानक से आरडीजी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का शेयर रहता है हिमाचल प्रदेश में आरडीजी का हर साल, तो ऐसे में जो है वो बंद हुई है। जनता भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये जो है वो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि इतनी खस्ता हालत भी हिमाचल प्रदेश की नहीं है, क्योंकि चाहे कर्मचारियों की बात कर लें या पेंशनर की बात कर लें, फिलहाल समय पर अभी जो है वो भुगतान हो रहे हैं। हालांकि एरियर और डीए जरूर लंबित है 2016 से जो नया वेतनमान आया है, लेकिन इतनी विकराल स्थिति हिमाचल प्रदेश की नहीं है जितना चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों तरफ जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि हिमाचल की जनता हमेशा ही सोच विचार कर जो है अपना मत भी देती है जब भी चुनाव होते हैं। तो ऐसे में जनता भी तमाम परिस्थितियों को देख रही है, भांप रही है, समझ रही है। हालांकि अभी इसको लेकर जो है वो जनता का ज्यादा जो है वो। युवराज, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आरडीजी को लेकर सरकार को तगड़ा झटका केंद्र की तरफ से लगा है। सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी कि विशेष सत्र बुलाकर इस पर एक प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाए, उस पर राज्यपाल की इनकार के बाद अब एक और दूसरा झटका आप कह सकते हैं, बजट सत्र बुलाने का सुझाव दिया कि बजट सत्र तो आना है, उसमें आप इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरमौर में प्राचीन मंदिर जला है। गिरड़ माता मंदिर जलकर खाक हो गया। बर्फ जमा होने के बाद भी यहां पर भयंकर आग लग गई, मूर्तियां जल गई। धूप बत्ती से बताया गया कि आग लगी हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद यहां पर पूरा मंदिर जलकर स्वाह हो गया। भरमौर विधानसभा क्षेत्र की बेलज घाटी में ये प्रसिद्ध मां गिरड़ माता का ऐतिहासिक मंदिर जो भीषण आग की भेंट चढ़ा है। पंचायत खुंदेल में स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था केंद्र था, और कैसे धुंध कर पूरा का पूरा मंदिर जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। सुखू सरकार सोलन के बद्दी क्षेत्र में हिम चंडीगढ़ बसाने जा रही है, लेकिन जब से इस योजना की चर्चा हिमाचल में शुरू हुई तब से इसका विरोध शुरू हो गया है। गांव वालों ने इस न्यू टाउनशिप के खिलाफ खुलकर नाराजगी जतानी शुरू की है। ग्रामीण इकट्ठे भी हुए, डीसी कार्यालय सोलन पहुंचे और डीसी सोलन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदेश सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस योजना से वो भूमिहीन हो जाएंगे, उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। हमारी जमीनें बहुत थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, जितने भी हम जिम्मेदार हैं बहुत कम जमीनें रह गई हैं, और सरकार हमारे पर बिना मतलब का ही एक ऐसा हमारे पे कानून बना के लेके आई है कि हम यहाँ पे जो है टाउनशिप बना रहे हैं चंडीगढ़ के पैटर्न पे। तो हमारे को तो बचाने के लिए हम ये संघर्ष समिति सारे इकट्ठे होकर हम दर दर की ठोकरें हर रोज खा रहे हैं। कभी हम एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी विधायक जी के पास जाते हैं, कभी डीसी के पास। अब आगे को पता नहीं, हमने राज्यपाल को मिलना है, तो जैसे जैसे हमारे को है हम तो जाना। हमारे किसान लोग जो है एक विरोध पत्र देने माननीय डीसी साहब सोलन को, जो वहाँ पर एक प्रस्तावित टाउनशिप है जिसका नाम हिम टाउनशिप चंडीगढ़ रखा जा रहा है, उसके विरोध में सभी जिम्मेदार जो है किसान जो है माननीय डीसी साहब से आग्रह करने आए हैं कि इस जो टाउनशिप है इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी जो है सरकारी ज़मीन ली जा रही है, उसके साथ साथ निजी ज़मीन भी लेने का प्रावधान। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।